हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग प्रिम्बल को पढ़ेंगे, जानेंगे इसका मीनिंग, इम्पोर्टेंट और इसका क्या नीड है और फिर इसका पर्पस क्या है। प्रस्तावना का अर्थ, महत्व और इसकी क्या ज़रूरत है और उद्देश्य क्या है, इन सारी बातों को आज हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रस्तावना क्या है, प्रिम्बल क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो प्रस्तावना का अर्थ होता है परिचय, यानी इंट्रोडक्शन, यानी ये संविधान की एक परिचय है या इसको भूमिका भी कह सकते हैं कि प्रस्तावना एक परिचय है, ये संविधान का एक परिचय है या संविधान की एक भूमिका है। इसमें संविधान का सार होता है, जो पूरे संविधान में जो बातें दी गई है उन सारी बातों को प्रस्तावना में रखा गया है। पूरे संविधान में क्या है उसी का एक सूक्ष्मतम रूप है प्रस्तावना। आसान भाषा में कहें तो पूरा संविधान एक सिनेमा है, तो प्रस्तावना उसका क्या है, ट्रेलर है। अब है कि प्रस्तावना की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी क्या जरूरत है, प्रस्तावना को, संविधान को क्या जरूरत पड़ी। तो प्रस्तावना हम कह सकते हैं कि इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी व्यक्ति पूरे संविधान को पढ़े बिना समझ सके कि हमारे संविधान का दर्शन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हम कैसे राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, किस प्रकार की राज्य की हम स्थापना करना चाहते हैं और किन आधारों पर, किन मूल्यों पर हम भारत को स्थापित करना चाहते हैं। इन सारी बातों को प्रस्तावना को पढ़ने से पता चल जाता है। तो इसीलिए जो है संविधान में जो है प्रस्तावना की ज़रूरत पड़ी। इसका मूल तत्व क्या है, प्रस्तावना का मूल तत्व क्या है, इसके एक एक शब्द को बड़े सलीके से वाक्यों में गढ़ा गया है। इसका सार जो है, सारा सार इसके शब्दों में ही छुपा है। एक बार इसके मुख्य शब्दों में छिपे गूढ़ अर्थ को समझ गए तो इसका मतलब होगा कि संविधान के दर्शन को आप और हम समझ गए। संविधान में क्या है उसको हम समझ गए। संविधान के जो बेसिक होता है वो हम समझ जाएंगे। इससे पहले कि इसे समझें, एक बार प्रस्तावना को अच्छे से हम पढ़ लेते हैं कि प्रस्तावना में क्या है। प्रस्तावना में जो है, जो लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर, समानता या समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख दिनांक
26 नवंबर 1949 को एतक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ये है प्रस्तावना। और आगे जानेंगे कि प्रस्तावना जो है, इसका जो सार इसमें दिया हुआ है, तो एक एक करके इसमें जितनी भी बातें कही गई है, जितने भी वर्ड है, इन सारे वर्ड के बारे में जानेंगे, इसको विस्तार से जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है और क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, और आगे जानेंगे कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, क्या प्रस्तावना को परिवर्तित किया जा सकता है। इन सारी बातों को आगे जानते हैं। प्रस्तावना की मदद से संविधान के मर्म को समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। प्रस्तावना के ही मदद से संविधान का जो मर्म है, यानी जो उसका गुर है, इसे समझने के लिए प्रस्तावना को ही 3 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत। संविधान में जो भी अधिकार दिया गया है उसका स्रोत कहाँ से है, और भारत की प्रकृति को जानेंगे और संविधान के उद्देश्य को भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, यानी कि संविधान की जो शक्ति है उसका जो स्रोत है वो क्या है, भारत की जनता ही है। भारत के नागरिक ही या भारत की जनता ही संविधान की शक्ति का स्रोत है। संविधान को जो शक्ति प्राप्त है वो भारत की जनता से प्राप्त है। भारत की जनता को ही यहाँ हम कहा गया है, हम भारत के लोग। समझ गए। आगे हम देखते हैं कि प्रस्तावना के पहले कुछ शब्द है कि हम भारत के लोग, क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये लाइन भारत में रहने वाले लोगों के महत्व के बारे में बताता है। ये भारतीय लोगों के एकजुटता और सामूहिक सोच के बारे में बताता है कि पूरे भारत के लोग की सोच क्या है, क्या चाहते हैं। ये अन्य सभी पहचान के होते हुए भी पहले हम भारतीय हैं, इसको दर्शाता है। आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी भाषा को मानते हो, किसी भी क्षेत्र से हो, लेकिन सबसे पहले आप भारतीय हो, ये जो है दर्शाता है। किसी संविधान के सफल होने की एक कसौटी ये भी है कि वहाँ के लोगों की आस्था उस संविधान में है कि नहीं। किसी भी जो भी संविधान सफल हुआ है उसकी कसौटी सिर्फ ये देखता है कि वहाँ के लोगों की जो आस्था है वो संविधान में कितना है या नहीं है। इस संदर्भ में प्रस्तावना की जो अंतिम लाइन है कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं, इसको ये सत्यापित करता है कि हमने इस संविधान को खुद अपने लिए बनाया है, हमने खुद अपने आप को नियमों में बांधा है, हमने खुद इसे आत्मिक स्तर पर स्वीकारा है तथा इसके अनुरूप ही अपने जीवन मूल्यों को विकसित करने का प्रण भी कर लिया है। ये जो है प्रस्तावना की अंतिम लाइन है। अब आइए जानते हैं कि प्रस्तावना में भारत की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडिया। तो भारत जो है किस प्रकार का देश है, या
फिर ये किस प्रकार का देश बनने की इच्छा रखता है, यह संविधान में लिखी इस वाक्य को पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, दोनों एक ही है, सेकुलर, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक है। यहाँ जो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होते हैं वो गणतंत्रात्मक तरीके से, और जो लेजिस्लेचर है वो लोकतांत्रिक है। तो जो भारत की जो प्रकृति है इसे इस बात को दर्शाता है कि हम भारत को किस प्रकार का देश देखना चाहते हैं, किस प्रकार का बनाने की इच्छा रखते हैं। और फिर ये जो है यही वर्ड से, यही शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि हम जो है भारत को एक संप्रभु, एक समाजवादी और एक धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर और लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश चाहते हैं। इसका एक एक शब्द काफ़ी गूढ़ अर्थ लिए हुए हैं। क्या है इसका एक एक अर्थ जो है काफ़ी गूढ़ लिए हुए हैं। इस पूरे वाक्य को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके शब्दार्थ के साथ साथ इसके भाव को भी जानें। तो आइए हम जानते हैं सारे शब्द के भाव को और इसके अर्थ को। इसमें पहला है संप्रभुता। संप्रभु, इसका जो आशय होता है कि अपने मन का मालिक होना, अपना निर्णय स्वयं लेना, यानी कि स्वयं को संचालित करने के लिए किसी अन्य पर निर्भर ना रहना। देश के संबंध में इसका मतलब यही है। संप्रभु का मतलब यही है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, यानी कि ना ही किसी के ऊपर निर्भर है और ना ही किसी दूसरे के निर्णय से चलता है। ये अपने मन का मालिक है, ये स्वयं निर्णय लेता है और स्वयं संचालित करने के लिए ये स्वतंत्र है। संप्रभु का मतलब होता है कि भारत किसी देश के अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं है और ना ही कोई देश भारत का प्रशासन चलाता है। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का संचालन करने के लिए क्या है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। दूसरा जो है सोशलिस्ट, समाजवादी। इसका मूल अर्थ यही है कि व्यक्ति से ज़्यादा समाज को महत्व देना। मतलब ये कि एक समाज के रूप में सभी व्यक्ति समान है और अगर ऐसा नहीं है तो राज्य की मदद से समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ राज्य का मतलब देश होता है। दूसरा ये हो सकता है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी अधिकार हो, यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ काम करें। ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है, क्योंकि इसमें राज्य के साथ साथ लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाती है। इसीलिए इसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं व्यवहारिक तौर पर कि उदारीकरण के बाद पूंजीवाद बढ़ता गया है, लेकिन फिर भी आज भी राज्य समानता लाने के लिए ढेरों गतिविधियां करती है, जैसे कि एलपीजी कनेक्शन मुफ्त देना, रहने के लिए घर की व्यवस्था करना एवं अन्य प्रकार की सब्सिडियां देना। यहाँ पर एक बात याद रखने योग्य है कि मूल प्रस्तावना में समाजवादी शब्द नहीं था। इसे जो है 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया था। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है उस समय जो है लाया गया था। आगे जो है पंथ निरपेक्ष है या
सेकुलर है या धर्मनिरपेक्ष भी इसे कह सकते हैं। कहीं कहीं पंथ निरपेक्ष की जगह धर्मनिरपेक्ष का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष जो है मूल प्रस्तावना में थी, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष कर दिया। वैसे इंग्लिश में दोनों के लिए शब्द जो है सेकुलर ही होता है, तो हिंदी के मामले में जो है थोड़ा अलग है। दरअसल धर्म का अर्थ बहुत ही व्यापक होता है, तो धर्म का अर्थ जो है बहुत व्यापक होता है, इसीलिए पंथ निरपेक्ष जो है इसे कर दिया गया। आइए जानते हैं कि पंथ निरपेक्ष में जो कुल मिलाकर के जो मूल अर्थ है वो क्या है, कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सामान्यतः राज्य धार्मिक मामलों से दूर रहेगा। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसीलिए सभी धर्म उसके लिए समान है। इसकी पुष्टि संविधान के कई अनुच्छेदों से होती है, जैसा कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 26 में बताया गया है कि जनता के टैक्स के पैसों का इस्तेमाल राज्य किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए नहीं कर सकता है। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश जैसे देशों का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है, इसलिए ये पंथ निरपेक्ष देश नहीं है। यहाँ पर ये याद रखिए कि पंथ निरपेक्ष शब्द को भी 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है। आगे है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। अब है कि संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए सरकार का शासन है। यह व्यवस्था प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होती है। चुनने की प्रक्रिया के आधार पर लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। भारतीय संविधान में अप्रत्यक्ष और संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कि कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। अब आइए जानते हैं गणतंत्र क्या है। द रिपब्लिक एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा है, एक राजशाही और दूसरा गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख उत्तराधिकारी व्यवस्था के माध्यम से पद पर आसीन होता है, यानी कि राज्य के जो सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति को चुना नहीं जाता है, जैसे ब्रिटेन में। वही गणतंत्र व्यवस्था में राज्य का जो प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे कि अमेरिका और भारत में यही प्रक्रिया है। भारत का जो संवैधानिक राष्ट्र यानी कि जो राष्ट्रपति जो है वो चुनकर आता है, इसलिए हम एक गणतंत्र हैं और गणतंत्र दिवस को इतनी प्राथमिकता दिया जाता है। तो जो है आज यहाँ तक, आगे जो है अगले वीडियो में आगे की प्रक्रिया को बताऊंगी।